हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि जो भी एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, एक्सेलरेशन आप सबको पता है वो, और फोर्स, कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये कार्ट है या कुछ भी है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा, आगे की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मोटर लगा है, एक्सेलरेशन हो सकता है, या फिर ये कोई एक कार है, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेशन में और फोर्स में, एंड फोर्स, इसमें कोई रिलेशन तो होगा ही, उस रिलेशन की बात करेंगे हम। सेकेंडली, ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई जो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हो गई, कोई भी बॉडी है जो कि मूव करती है, ठीक है, या जिस पे भी फोर्स या मोशन में आ रही होती है वो बॉडी, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मूव कर रही है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी और मास, इसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसको क्या रिलेट करके कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो न्यूटन थे जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया, उन्होंने एक चीज़ बताई थी जिसका नाम था मोमेंटम। मोमेंटम के हिसाब से कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ ना कुछ, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स पे मूव कर रही है, 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करके मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा और फोर्स होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू वेलोसिटी, और इसको डिनोट किया P से, या सिंपली P इक्वल्स टू mv, ठीक है। v इज़ वेलोसिटी, m इज़ मास, p इज़ मोमेंटम, ठीक है। इसका SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड। तो हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं, और इसीलिए इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ओके। ये थी सिंपल सी चीज़ जो न्यूटन ने बताया था, मास और वेलोसिटी का रिलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये बहुत सिंपल चीज़ थी। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली, जो फर्स्ट बात हमने की, फोर्स और एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन की बात करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, जस्ट अ सिंपल इक्वेशन। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the force applied, या applied unbalanced force in the direction of the force. Remember, in the direction of the force, ठीक है। सिंपल सा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, या एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। यहाँ पे आपको इक्वल है ना, डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा आपको। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इस इक्वेशन से हम दो बातों को जान सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मतलब पहले कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम पहले p1 है, ठीक है, यहाँ पे उसका मोमेंटम p1 है, और फिर उसका मोमेंटम p2 हो जाता है।
P का क्या फॉर्मूला है, m इंटू वी, m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर हम इनिशियल ले रहे हैं तो u होगा, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल ले लेते हैं तो v हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी चेंज कितना आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हमें देखना है इसका किसी बॉडी का, अगर वो P1 था पहले या P और P2 हो गया बाद में, तो चेंज क्या होगा, ज़्यादा वाले से P2 माइनस P1, mv माइनस mu, m कॉमन है तो v माइनस u, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m ब्रैकेट में v माइनस u के। और अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम अगर देखते हैं तो अपॉन t करके बात करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में m इंटू वी माइनस यू। तो सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, यह आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो हमने आपको बताया। तो F कैन बी रिटन एज m इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा ही, या आपका मैथमेटिकल रूल है तो उसका k मान लेते हैं, k m v माइनस यू अपॉन टी, या सिंपली k, इसका तो ये m लिखा हुआ है, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी ऑलवेज रिमेंबर एक्सेलरेशन होता है, तो सिंपली f इक्वल्स टू k m a, और k हम इसे यूनिट फोर्स के लिए देखते हैं, अगर यूनिट फोर्स के लिए देखते हैं, अगर यूनिट फोर्स के लिए अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो k इंटू मास क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से देखें तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन हो जाती है F इक्वल्स टू एम ए, सिंपल, जो हमने आपको सबसे पहले यहाँ बताया था, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपके बुक्स में यहाँ दिया हुआ है, यही हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम इसकी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इस मोमेंटम को तो हम लोग ने समझ लिया, अब इसका कुछ एप्लीकेशन रियल लाइफ में देखते हैं। रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, जब भी बॉलर होता है कैच लेता है, या आपने कभी क्रिकेट खेला होगा, आपने कैच लिया होगा तो हाथ पीछे कर लेते हैं, हाथ पीछे हो जाता है खुद से, अगर स्टिफ रहेंगे तो क्या होगा, बहुत तेज़ से चोट लगेगी, हाथ पीछे कर लेते हैं तो हम उसका टाइम इंक्रीज़ कर लेते हैं, बॉल का इम्पैक्ट जो हाथ पे आता है उसका हम टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। टाइम इंक्रीज़ करने से क्या होता है, थोड़ा सा हमें चोट कम लगती है, एकदम कस के बॉल आ रही है हमने ऐसे पकड़ लिया तो चोट ज़्यादा लगती है, कभी कभी आपके साथ हुआ भी होगा। ऐसा क्यों होता है, हमने देखा था फोर्स इक्वल्स टू m v माइनस यू अपॉन टी, F क्या होता है, इक्वल्स टू m a होता है, m तो ठीक है, a क्या होता है, a होता है v माइनस यू अपॉन टी, हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो क्या देखते हैं, अगर हम बॉल की टाइम जो हाथ में इम्पैक्ट करने का टाइम होता है उसको बढ़ा दें, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दें, t इंक्रीज़ कर दें, तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैथमेटिक्स में क्या होता है, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो फाइनल वैल्यू कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो फाइनल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब टाइम हम बढ़ा देते हैं इम्पैक्ट का पीछे करके, तो फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, टाइम बढ़ा तो फोर्स हमें कम लगता है, ये क्या होगा, कम हो लगेगा, चोट हमें कम लगेगी। अगर टाइम क्या होता है अगर हमने स्टिफ रखा, बॉल सीधे आके इम्पैक्ट कर जाती है हाथ पे, टाइम कम लगा ना, तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब चोट ज़्यादा लगेगी। इसका रीज़न यही होता है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, आपकी बुक में भी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि सबसे सिंपल और सबसे ईजी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड opposite
रिएक्शन, कोई भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आपका रॉकेट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ छोटा सा एक रॉकेट मान लेते हैं। जब भी हम इसमें आग लगती है, या कभी आपने इसरो का देखा होगा रॉकेट्स जाते हैं, या आपने कभी दिवाली में ऐसा कुछ रॉकेट जलाया होगा। ठीक है, जब हम इसको आग लगाते हैं, फायर करते हैं, तो क्या होता है, जितनी फोर्स से ये यहाँ पे बर्न करता है फ्यूल, उतनी ही तेज़ी से ये ऊपर जाता है। ठीक है, जो फोर्स अपवर्ड्स लगता है ठीक है, उतना ही फोर्स वो हाँ डाउनवर्ड प्रोड्यूस होता है। डाउनवर्ड फोर्स कस के प्रोड्यूस होता है ना, आग निकलती है फिर कस के ऊपर जाता है, तो इसीलिए लिखा है इक्वल, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उतना ही फोर्स पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये तो रॉकेट का एग्जांपल हुआ। गन फायर करते हैं, गन में क्या होता है, जब भी गोली चलाते हैं तो एक झटका सा लगता है। झटका क्यों लगता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है, गोली आगे से निकलती है, झटका कंधे पे लगता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आपके पास एक दो और एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन, ये आपका जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, बहुत छोटा और बहुत इजी चैप्टर है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आप समझ लिया। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एक लॉ है फिजिक्स का, यूनिवर्सली वैलिड होता है। फिजिक्स के लॉस तो सारे वैलिड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोमेंटम कभी लॉस नहीं होता है, कंजर्व रहता है। भले एक तरफ से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, और ये एक दूसरा पेन है, स्केच पेन है। ठीक है, अगर ये हमने इसको ऐसे हिट किया तो क्या हुआ, इसको हिट किया तो ब्लैक वाला भी मूव किया। ये ब्लैक वाला स्टेशनरी था, इस पर फोर्स लगाया है, ये एक मोमेंटम क्या होता है, P = mv। इसका एक मास है, कुछ वेलोसिटी हम इसको देते हैं। ठीक है, ये स्टेशनरी बॉडी है, ज़ीरो है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन हम इस पर फोर्स लगाने जस्ट जा रहे हैं, इसकी एक मास है। फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये अपनी जगह से मूव कर गया ना। और किस फोर्स के साथ मूव किया, जितना फोर्स इस पर लगाया था, ये क्या किया, यहाँ पे जाके टच किया, इसको वही मोमेंटम ट्रांसफ़र किया जो इसके पास था, P1 इसका मोमेंटम मान लेते हैं, इसको ट्रांसफ़र किया और ये बॉडी यहाँ पे मूव होने लगी। अब ये मूव होती है तो इसका कुछ मोमेंटम यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, या टोटल मोमेंटम कह सकते हैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इसके पास भी कुछ मोमेंटम आ गया, इसीलिए ये यहाँ से मूव हुआ। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2। ठीक है, ये u स्पीड से चल रही है, ये a बॉडी है या ये b बॉडी मान लो, ये u स्पीड से आगे चल रही है, ये b स्पीड से, दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका कुछ कोलिजन होता है, आगे जाके दोनों लड़ जाते हैं, दोनों बॉडी लड़ जाते हैं। दोनों बॉडी लड़ने के बाद क्या होगा, ये बॉडी इधर लड़ती है तो ये कुछ फोर्स इस तरफ लगाएगी, इसको कह सकते हैं AB। ठीक है, ये बॉडी फोर्स इस बॉडी पे इस उल्टी डायरेक्शन में लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, FBA, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, क्योंकि एक बार लड़ गए तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा सेपरेशन हो करके इसी तरफ जा रहे थे ना, तो इसी तरफ जाएंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये बॉडी जो MA मास का है, ये जो बॉडी जो MB मास का है, वो वेलोसिटी B से इस तरफ जा रही होगी, ये वेलोसिटी A से इस तरफ जा रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी U था और फाइनल V। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स A/B = फोर्स B/A। अब क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट था तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन इसी वजह से आया। अब हम अगर इसमें वैल्यूज़ रखें, यहाँ पे रखते हैं, इसमें वैल्यूज़ रखें तो MA VA - UA/T हो जाएगा, और यहाँ माइनस के साइन के साथ MB
वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या यहाँ पे बस इक्वेशन बन जाएगा, इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, एम ए यू ए, ठीक है, प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये इक्वेशन दिखाती है कि जो टोटल मोमेंटम जो पहले था बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन, ठीक है, जो मोमेंटम था वो, और जो फाइनल कोलिजन था आफ्टर कोलिजन वो सेम है, इक्वल है। दिस शोज दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बिफोर जो मोमेंटम था वो बाद में मोमेंटम है। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ वैल्यूज दी होती हैं, कुछ नहीं दी होती हैं। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सब सारे एक साथ ही करेंगे, सॉरी वो मतलब वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपका ये चैप्टर ख़त्म। ओके, थैंक यू।